वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो हुआ है उसकी आंसर की डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने फ़र्स्ट पेपर को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हमें करना है जो सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेकंड पेपर। तो ये एग्ज़ाम हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 18 दिसंबर को हुआ था 2025 को। तो हम इसमें सोशियोलॉजी के पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे। जिसकी अभी आंसर की नहीं आई है, ये सिर्फ आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर है, जिसमें हम लोग मिलकर इसमें देखेंगे क्या क्या सही आंसर्स हो सकते हैं। और जिसमें आपको डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और जिसमें आप कंफर्म हो उसका आंसर ज़रूर मेंशन करना। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस मूल्यांकन अनुसंधान पद्धति का उद्देश्य सफलता को मापना और यह निर्धारित करना है कि क्या यह सफलता मापनीय है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा योगात्मक मूल्यांकन। एक शोध पद्धति जिसमें सांस्कृतिक विश्वासों, प्रथाओं और अनुभवों का वर्णन और आलोचना करने के लिए व्यक्तिगत अनुभवों का उपयोग किया जाता है, वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है ऑटो एथनोग्राफी। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यह किनका मत है कि सिद्धांत एक आधारभूती व्याख्या है और मॉडल वास्तविकता का प्रतिनिधित्व है। तो ये वाली डेफिनेशन है कैपलान की। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक निर्देश प्रारूप के चयन में अभिन्नति की उपस्थिति से संबंध नहीं है। तो ये आपको देखना है कौन सा संबंध नहीं है। तो यहाँ पे बायसनेस की बात करी जा रही है। तो इसमें हो जाएगा, जब हम कोई भी सैम्पलिंग मेथड को रैंडम मेथड यूज़ करके करते हैं तो उसमें बायसनेस की इतनी उपस्थिति नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 3 है वो सही हो जाएगा। निदर्शन या आच्छादित पद्धति द्वारा किया गया है तो उसमें बायसनेस होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। नेक्स्ट है, प्रतिभागियों से और प्रतिभागियों के भर्ती चयन में मदद करने के लिए कहकर गैर याच्छादित रूप से तैयार किया गया एक सैंपल। इसके पीछे विचार यह है कि जो व्यक्ति अनुसंधानकर्ता के निर्देशन के मानदंडों को पूरा करता है वह संभवतः समान मानदंडों वाले अन्य लोगों को जानता है। तो क्या कहा जाएगा? तो ऐसे को हम जब किसी दूसरे से पूछ के या वो उनके जानने वालों से ऐसे करके जब सैंपल को हम कलेक्ट करते हैं तो वो हो जाता है हमारा स्नोबॉल सैंपल। यह किनका मत है कंटेंट एनालिसिस के संबंध में कि क्या कहा है कि विषय के साथ आगे बढ़ता है, ना कि अंतर्वस्तु इस तरह की क्यों है अथवा लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये कोटेशन किसका हो जाएगा? बेरेल्सन का। निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी अवधारणा किसी व्यक्ति या संगठन की ऐसी विशेषता या गुण को संदर्भित करती है जिसे मापा या देखा जा सकता है, जो अध्ययन किए जा रहे लोगों या संगठन के बीच भिन्न होती है। तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। रॉबर्ट ड्यूमन के मतानुसार सामाजिक एवं मानव व्यवहार के सिद्धांत स्वयं में विज्ञान के 2 विशिष्ट उद्देश्यों को संबोधित करते हैं। निम्नलिखित में से लक्ष्यों का कौन सा समुच्चय उन्होंने बताया है? तो उन्होंने जो बताया है वो है भविष्यवाणी एवं बोध, भविष्यवाणी एवं मूल्यांकन। तो वो हो जाएगा भविष्यवाणी एवं बोध, प्रिडिक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्यूफोर्ड जोन्कर के अनुसार निम्नलिखित प्रकार जो सहभागी अवलोकनकर्ता की भूमिकाओं के विषय में है उसमें से कौन सा एक अनुपस्थित है। तो ये आपको बताना है। तो उन्होंने बात करी है कंप्लीट पार्टिसिपेंट की, पार्टिसिपेंट एज ऑब्जर्वर की, कंप्लीट ऑब्जर्वर की, और उसी के साथ साथ उन्होंने ऑब्जर्वर एज पार्टिसिपेंट की करते हैं, ना कि नॉन पार्टिसिपेंट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पैराडाइम फर्स्ट सामान्य, फिर विज्ञान, विसंगतियाँ, संकट, क्रांति, फिर पैराडाइम सेकंड का वैज्ञानिक परिवर्तन का सुप्रसिद्ध मॉडल किनके विचारों पर आधारित है? तो सभी लोगों को पता है, थॉमस कुहन इसकी बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन अनियंत्रित अवलोकन का उदाहरण है? तो इसमें हो जाएगा सहभागी अवलोकन।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किन्होंने वैज्ञानिक पद्धतियों का परीक्षण करने की दो मूल विधियों की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक के रूप में चर्चा की है और साथ ही सांस्कृतिक विधियों के संदर्भ में मानवीय गुणों को सम्मिलित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैनन की। और वैसे भी अभी जो कोटेशन वाले क्वेश्चंस हैं उन पे हम लोग अभी थोड़ा सा डाउटफुल रहते हैं, क्योंकि पता नहीं होता है कि ये कोटेशन किसका है। तो हम लोग वेट करते हैं आयोग किसका आंसर मानता है। फिलहाल जो पॉसिबिलिटी लगती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और आप लोगों को भी जो लगता है वो आप लोग ज़रूर बताइएगा, सो दैट जो आंसर के करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है वो फाइंड आउट हो सके। नेक्स्ट है, नागेल ने मोड़ निर्णय की तथाकथित भूमिकाओं को तर्कों के 4 समूहों से संबंध किया है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो जो गलत है वो आपको बताना है। तो इसमें गलत है द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवाद की रचना। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन में सांस्कृतिक अध्ययन का अग्रदूत नहीं है? तो ब्रिटेन में जो नहीं है वो है टाइलर। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर प्रत्यक्षवादी पैराडाइम एवं व्याख्यात्मक पैराडाइम के मध्य सही है? तो वो हो जाएगा, प्रत्यक्षवादी जो होता है वो परिमाणात्मक अनुसंधान से जुड़ा है, मतलब क्वांटिटेटिव रिसर्च से जुड़ा है, जबकि जो इंटरप्रिटेटिव है वो क्वालिटेटिव रिसर्च से जुड़ा है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्नावली में प्रत्युत्तर की दर बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि नहीं अपनाई जा सकती है? तो क्या नहीं अपनाई जा सकती है? जब क्वेश्चनर को हम यूज़ करेंगे तो उसमें कवर लेटर होगा, फॉलोअप्स होगा, स्मॉल सैम्पल साइज़। तो स्मॉल सैम्पल साइज़ के लिए नहीं, वो लार्ज सैम्पल साइज़ के लिए होता है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, डायनियर एवं क्रैंडल ने नीतिपरकता सिद्धांतों की विवेचना में जो सामाजिक अनुसंधान से जुड़े हैं 4 मुख्य क्षेत्रों की चर्चा की है। इसमें से कौन सा उनके विवेचन में नहीं है वो आपको बताना है। तो क्या यह सहभागियों को कोई हानि है, क्या यह निजता पर कोई हमला है, या फिर क्या यहाँ कोई विचारधाराई रचना है, या यहाँ कोई धोखा सम्मिलित है? तो यहाँ पे ऑप्शन 3 मुझे लग रहा है करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जब किसी एक प्रश्न में 2 या 2 से अधिक प्रश्न सम्मिलित होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? डबल बैरल्ड प्रश्न कहते हैं, और ये आरपीएससी में अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। डबल जो बैरल्ड है और कंटिजेंसी लीडिंग क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस पे एक बार सवाल ज़रूर आता है हर बार। जब कोई प्रश्न सैंपल के केवल एक उप समूह पर ही लागू होता है, तो जब केवल एक उप समूह पर ही लागू होता है तो उसको कहते हैं कंटिजेंसी क्वेश्चन, क्योंकि उसी से आगे वाला जो होता है वो जुड़ा होता है। एक व्याख्यात्मक शोध प्रारूप जिसमें शोध प्रघटना का अध्ययन उनकी संस्कृति के संदर्भ में किया जाना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं? जब उनकी ही संस्कृति के संदर्भ में करेंगे तो उसे कहेंगे एथनोग्राफी। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन बुक किसकी है? तो बहुत ही कॉमन है, थॉमस कोहन की है। हमारे शोध का डिज़ाइन और उसका संचालन हमारे मानसिक प्रारूप या संदर्भों के आधार पर आकार ग्रहण करता है, जिसका उपयोग हम अपने तर्क और अवलोकनों को व्यवस्थित करने के लिए करते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और इससे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो थ्योरी, मॉडल और पैराडाइम और कॉन्सेप्ट, वेरिएबल, इन सब में डिफरेंस पता होना चाहिए बेसिक, तभी ये क्वेश्चन सही हो पाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा जब किसी भी शोध का डिज़ाइन और उसका संचालन हमारे मानसिक प्रारूप या संदर्भों के आधार पर आकार ग्रहण करेगा, जिसका उपयोग हम कैसे करेंगे? अपने तर्कों और अवलोकन को सिस्टमैटिक करने के लिए करेंगे, तो उसको हम कहेंगे पैराडाइम। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह जो किसी प्रणाली के समग्र या अंश का प्रतिनिधित्व करता है और जिसका निर्माण उस प्रणाली व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मॉडल। जब किसी भी प्रणाली के समग्र का प्रतिनिधित्व करेगा और उसका निर्माण उस प्रणाली का अध्ययन करने के लिए किया जाएगा, तो वो हो जाएगा मॉडल। तो बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, लेकिन कन्फ्यूज़न हो जाता है इनमें।
निम्नलिखित में से कौन सा तर्क गलत है जब सामाजिक अनुसंधान में निदर्श क्यों प्रयुक्त करते हैं के प्रश्न को उठाया जाता है। तो इसमें हो जाएगा निदर्श समय की बचत करता है और हमें देखना है गलत है। तो निदर्श जो सैंपल जो होता है वो मनी को सेव करता है। जो सैंपल है वो नियंत्रण के अवसर प्रदान नहीं करता है। तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है अवसर प्रदान नहीं करता है। कभी कभी जो सैंपल होता है संपूर्ण गणना की तुलना में अधिक सटीक होता है। तो ये सारे ही सही हैं लेकिन ये गलत है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संरचकों के बीच एक अस्थायी और अनुमानित संबंध है जो एक घोषणात्मक कथन के रूप में व्यक्त होता है। तो सभी लोगों को पता है अस्थायी कथन होता है वो उपकल्पना होता है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी अन्वेषण के क्षेत्र में ज्ञान के व्यवस्थित और संगठित निकाय को बताता है जो वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके प्राप्त करते हैं। तो जब हम कभी साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हैं तो वो क्या हो जाता है, साइंस हो जाता है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कल्चरल स्टडीज़ टू पैराडाइम्स निबंध के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो हैं वो हैं स्टुअर्ट हॉल और ये जो इनकी बुक थी वो 1980 में आई थी। कल्चरल स्टडीज़ टू पैराडाइम्स स्टुअर्ट हॉल की। तो ये इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य संस्कृति अध्ययन की अवधारणात्मक के विषय में सही है। तो यहाँ पे कल्चर के विषय में कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो ये जटिल क्षेत्रों भूभागों की सांस्कृतिकता जो शक्ति संबंधों से जुड़ी है उसको समझने की प्रतिबद्धता है। तो यही वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अ सिस्टम ऑफ लॉजिक जो है वो उसके लेखक कौन है। तो अ सिस्टम ऑफ लॉजिक के लेखक हैं J.S. मिल और ये वाली जो बुक है वो 1893 को पब्लिश हुई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बुक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह विधि जो संख्यात्मक पद्धति का उपयोग करके सैंपल का चयन करती है। उदाहरण के लिए किसी सूची में प्रत्येक 10वें नाम का चयन करती है। तो जब ऐसे सिस्टमेटिक तरह से कर रही है तो उसको क्या हम बोलेंगे, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग ही बोलेंगे। किसी विशेष प्रघटना की सामान्य अभिव्यक्ति या किसी वस्तु अथवा विचार का प्रतिनिधित्व करने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, जब हम किसी भी प्रघटना की सामान्य जो भी फेनोमेना है उसकी जो एक जनरल एक्सप्रेशन होगा या फिर किसी भी वस्तु विचार का प्रतिनिधित्व करने वाला कॉमन जो आइडिया है उसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 2। इसीलिए मैंने आपको बोला जो कॉन्सेप्ट है, स्टेटमेंट है, थ्योरी है, मॉडल है, पैराडाइम है और मेथड है, मेथडोलॉजी है। ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो सभी को बहुत ही अच्छे से वन लाइनर बिल्कुल रटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोडोर अडॉर्नो का जो अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी है इसमें निम्नलिखित में से अनुसंधान किस प्रारूप से संबंध है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अंदर से पूछा गया है तो मे बी इसके आंसर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन फिर भी जो मुझे लगता है वो ऑप्शन 1 लगता है, लार्ज स्केल एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन, क्योंकि ये बहुत ही अंदर से पूछे गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस अच्छे हैं और अगर आपको इनका करेक्ट आंसर पता है या रॉन्ग हो जाता है तो आप ज़रूर मेंशन करें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हाइपोथेसिस का सोर्स नहीं है वो आपको बताना है। तो गुडे एंड हार्ट ने जो बताया उसमें उन्होंने सोर्सेस बताए हैं तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उपलब्ध साहित्य है सामान्यता प्रघटना के विषय में अंधविश्वसनीय कारणता निजी मानसिक संरचक अनुभवों के परिणाम। तो पर्सनल एक्सपीरियंस की तो वो बात करते हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाज विज्ञानों में सही नहीं है। तो अब यहाँ पे समाज विज्ञानों में जो सही नहीं है वो आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। सामाजिक सिद्धांत इस बात पर चर्चा और व्याख्या करने का प्रयास करता है कि क्या है ना कि क्या होना चाहिए। तो ये वाला सही है।
नेक्स्ट है एक चर विशेषताओं का तार्किक समुच्चय होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद सामाजिक वैज्ञानिक व्यक्तियों की व्याख्या करने में रुचि रखते हैं, ना कि मानव समूह की, तो ये बिल्कुल गलत है। वो व्यक्तियों की व्याख्या करने में क्यों रुचि रखेंगे, तो ऑप्शन जो है 3 वो गलत है। और सामाजिक अनुसंधान की गतिविधियों में नैतिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्लिंगन के अनुसार साक्षात्कार को 3 मुख्य उद्देश्यों हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है और कौन सा उनके विचारों में नहीं है, ये आपको बताना है। तो एक खोजपरक उपकरण के रूप में चरों एवं संबंधों को रेखांकित करने में सहायक होता है। साक्षात्कार अन्य पद्धतियों का पूरक बन जाता है। यह अनुसंधान मुख्य उपकरण हो सकता है। प्रदत्तों के संकलन के लिए साक्षात्कार में अधिक समय नहीं लगता है, तो ये वाला गलत है, अत्यधिक समय नहीं लगता है। यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी व्यक्तियों को प्रघटना के विषय में एक ही निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, यह किसका मुख्य आधार है, तो जब एक ही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिविटी, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित सर्वेक्षण प्रकारों में से कौन सा सर्वेक्षण मुख्यतः किसी उपकल्पना का परीक्षण करने या किसी शोध समस्या के संबंध में कुछ लुप्त जानकारी की पूर्ति के लिए किया जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कह देते हैं अडॉक सर्वे, जब हम कुछ जानकारी पाने के लिए या लुप्त जानकारी पूरी करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, वो आपको बताना है। तो ज़्यादातर मैंने आपको फर्स्ट पेपर में भी बताया था, ऐसे ही पूछते हैं कौन सा संबंधित नहीं है, कौन सा गलत है, तो वही यहाँ पे इसीलिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है। तो जो सामाजिक सर्वेक्षण होता है विशिष्ट समस्याओं से संबंधित होता है। केस स्टडी सामान्य समस्याओं से संबंधित होती है, तो यहीं पे उन्होंने लिख रखा है केस स्टडी जो होता है वो सामान्य समस्याओं से नहीं बल्कि विशिष्ट समस्याओं से संबंधित होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक डाक से भेजी जाने वाली प्रश्नावली की उपयुक्तता से संबंध नहीं है, तो ये वाला देख लेते हैं। जब बड़ी मात्रा में प्रदत्तों की आवश्यकता हो, सामाजिक समूहों के बड़े दायरे पर, और जब निदर्शन इकाइयाँ दूर दराज के विभिन्न स्थानों पर निवास करती हूँ, जब उत्तरदाताओं के पास बड़ी सुगमता से पहुँच सकते हैं, तो हम क्यों क्वेश्चनरी यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फूको ने उन 4 क्षेत्रों को रेखांकित किया है जहां विमर्श को विशिष्ट रूप से खतरनाक की संज्ञा दी जाती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो गलत है, तो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, सेक्सुअलिटी की बात करते हैं, मैडनेस की बात करते हैं, हिस्ट्री जो है वो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी विशेष विषय सिद्धांत अथवा शोध प्रश्न के बारे में लिखी गई सभी बातों का सर्वेक्षण है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारा हो जाएगा रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू। किसी विशेष विषय सिद्धांत या शोध प्रश्न के बारे में लिखी गई सभी बातों का सर्वेक्षण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा दुनिया को देखने के हमारे दृष्टिकोण के बारे में हमारी धारणाओं को अभिव्यक्त करती हैं, तो बहुत ही अंदर से बहुत ही माइनर है ये, मतलब थोड़ा सा भी कंफ्यूज होंगे तो गलत हो जाएगा ये सवाल। तो इसमें क्या है, जब हम अपनी ही धारणाओं को व्यक्त करते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑन्टोलॉजी, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन्होंने रचित नरवंश विज्ञान या सॉल्वेज एथनोग्राफी, तो जो सॉल्वेज एथनोग्राफी है उस पे काम किसने किया है या उस पे काम किसका है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, मेलिनोस्की का है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। और अभी तक ये पूछा नहीं गया, नया क्वेश्चन था, तो अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आरपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दिया है और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड, तो इसको लर्न कर लीजिएगा। प्रतिभागियों के चयन के लिए रैंडम सैम्पलिंग विधि एक प्रभावी तरीका क्यों होता है, तो रैंडम सैम्पलिंग क्यों एक सबसे प्रभावी मेथड होती है, क्योंकि प्रतिभागियों को पता नहीं होता है कि वे अध्ययन का हिस्सा हैं, या शोधकर्ता का इस बात पे कोई नियंत्रण नहीं होता है कि अध्ययन में कौन शामिल है, यह एक सामान्य निर्णय से बड़ा होता है, या अध्ययन का भाग बनने की सभी की संभावना समान होती है, तो यहीं पे ये वाला करेक्ट आंसर है, क्योंकि सभी को इक्वल चांस मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किसने संस्कृतियों के निर्माण की प्रक्रिया की जांच हेतु सांस्कृतिक अध्ययन का एक प्रारूप बनाया था? तो किसने बनाया था? शिकागो स्कूल, फ्रैंकफर्ट स्कूल या बर्मिंघम या फिर टोरंटो? तो वो हो जाएगा बर्मिंघम स्कूल, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, सामाजिक अनुसंधान में प्रकार्यों एवं प्रक्रियाओं को रेखांकित करने हेतु जटिल समग्र के रूप में एक स्थिति, व्यक्ति, समूहों अथवा संस्थाओं का परीक्षण कहलाता है, वो कहलाता है केस स्टडी। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक ऐसी मूर्त एवं विशिष्ट व्यवस्था अथवा उपव्यवस्था जिसमें से सामाजिक अनुसंधानकर्ता अपनी अध्ययन की इकाई मुख्यतः उत्तरदाताओं का चयन करता है, कहलाती है। तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी विशेष अथवा कार्यकारी सार्वभौम, स्पेशल और वर्किंग यूनिवर्स, जिसमें से हम उसको लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रिसर्च का उद्देश्य नहीं है, वो आपको बताना है। तो रिसर्च का उद्देश्य अन्वेषण करना होता है, विवरण होता है और व्याख्या होता है, लेकिन जो प्रयोग है वो नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से परिकल्पना निर्माण की कौन सी कार्य योजना रॉबर्ट ड्यूमन के विचारों का भाग नहीं है? तो इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, क्योंकि रॉबर्ट ड्यूमन के अकॉर्डिंग नहीं पता है क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी जो डाउट है वो मुझे 2 और 3 में है, इंटेंसिव टेस्ट या फिर थ्योरिस्ट टेस्ट। तो ये आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, जो भी आपको इसका करेक्ट आंसर लगता है। लॉरेंस न्यूमैन के अनुसार क्षेत्रीय साक्षात्कारों में निम्नलिखित में से प्रश्नों का कौन सा प्रकार सम्मिलित नहीं है? तो इनके अनुसार जो सम्मिलित नहीं है वो हो जाएगा रेफरेंस क्वेश्चन, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सेकेंडरी डेटा के स्रोत के रूप में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तो सेकेंडरी डेटा में क्या नहीं आएगा? जीवन इतिहास तो सेकेंडरी होगा, संस्मरण भी और डायरी भी, प्रश्नावली जो है वो सेकेंडरी नहीं होगा। किसने कहा सामाजिक अनुसंधान नए तथ्यों की खोज या पुराने तथ्यों, जब मैंने आपको बताया था जो नए के साथ पुराने को भी लेकर चलता है वो हमारे पुराने हो जाएंगे, जो बहुत ही फेमस हैं रिसर्च में, जिनकी बहुत फेमस डेफिनेशन आती है और बहुत बार आ चुकी, तो सभी को लर्न हो गया होगा, वो पीवी यंग है। आपको याद रखना है, अगर न्यू प्लस ओल्ड दोनों ही फैक्ट की बात करता है तो वो पीवी यंग होते हैं। नेक्स्ट है, एमएन श्रीनिवास के अनुसार रामपुरा गांव में जीटा नौकरी का क्या अर्थ है? तो बहुत ही अंदर से सवाल पूछे गए थे। तो जीटा जो नौकरी है उसका अर्थ है स्थायी नौकरी, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांव को भारतीय समाज और सभ्यता का लघु रूप किसने माना है? तो ये माना है एमएन श्रीनिवास ने, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में एमएन श्रीनिवास ने रामपुरा गांव में हुए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों की चर्चा की है? तो उन्होंने जो चर्चा की है वो द रिमेम्बर्ड विलेज में की है। नेक्स्ट है, यह वक्तव्य कि 1000 के निदर्श के परीक्षण का कोई अर्थ नहीं है। यदि 100 का निदर्श आवश्यक सटीकता प्रदान करता हो तो निदर्श के किस प्रकार का आधार है ये? तो ये आधार है सिक्वेंशनल सैम्पलिंग का, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। भारत में जाति और व्यवसाय का व्यापक अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है जीएस घुरिये के द्वारा। किसने कहा गांव केवल एक स्थान नहीं था जहां लोग रहते थे, इसका एक स्वरूप था जिसमें भारतीय परंपरा के मूल्यों का प्रतिबिंब होता था? तो ये किसने कहा है? ये कहा है आंद्रे बेत्ते ने, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। आंद्रे बेत्ते ने विवेचना करते हुए डेनियल थॉर्नर द्वारा कृषि जनसंख्या के 3 स्तरीय वर्गीकरण की चर्चा की है। तो थॉर्नर के तो आपको पता ही है, मालिक किसान मजदूर की बात करते हैं, उसमें से कौन सा नहीं है? तो वो बटाईदार नहीं होगा, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
किसने कहा कि सामाजिक लोकतंत्र जीवन का एक तरीका है जो स्वतंत्रता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देता है। तो ये बहुत ही अलग है, लेकिन फिर भी जो इसको समझ में आ रहा है पढ़ने से कि ये किसने कहा होगा, तो ये है अम्बेडकर का। द फ्रेगमेंटेड फेमिनिज्म बुक के लेखक कौन है? तो ये तो कई बार पूछी जा चुकी है, तो ये बुक है मीरा कौसाम्बी की। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एस.सी. दुबे ने भारतीय गांवों और जनजाति समाजों का अध्ययन करते समय किस उपागम का उपयोग किया था, ये आपको बताना है। तो उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव का यूज़ किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। यह किनका मत है भारतीय ग्रामीण समुदायों कि हमारे अध्ययन में यह उपयोगी हो सकता है कि संदर्भित क्लासिकल एवं स्थानीय परंपराओं के साथ साथ क्षेत्रीय, पश्चिमी एवं उभरती राष्ट्रीय परंपराओं की को भी विचारा जाए। तो ये जो परंपराएं लिखी हैं वो एस.सी. दुबे की ही हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एम.एस. राव के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक सामाजिक आंदोलनों की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? तो एम.एस. राव ने किसकी बात नहीं की है? तो वो जातिवाद की, कास्टिज्म की बात नहीं करते हैं। रिलेटिव डिप्रिविएशन, स्ट्रक्चरल प्रेशर्स और रिविटलाइजेशन की बात करते हैं। किस समाजशास्त्री ने गोदान, रंगभूमि, मैला आंचल और तीसरी कसम एवं आधा गांव उपन्यासों को भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं ग्रामीण मनोस्थिति को समझने के लिए सामाजिक दस्तावेज की संज्ञा दी है? तो उन्होंने सोशल डॉक्यूमेंट्स की संज्ञा दी है। ये कौन है? तो इसमें भी मुझे थोड़ा सा डाउट है दुबे और पीसी जोशी को लेकर, लेकिन फिर भी जो लगता है पॉसिबिलिटी वो एस.सी. दुबे की लग रही है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा डाउटफुल है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है मीरा कौसाम्बी की जो कृति थी बॉम्बे इन ट्रांजिशन, वो किसका उदाहरण है? तो बॉम्बे इन ट्रांजिशन केस स्टडी का उदाहरण है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति एस.सी. दुबे से संबंध है? तो इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, लेकिन जो मुझे लगता है वो ट्रेडिशनल इंडिया स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिशन होना चाहिए। ऑप्शन 1 करेक्ट होना चाहिए। किसने कहा कि दलित नारित्व को मिटा दिया गया है और उन्हें जाति विरोधी आंदोलन से बाहर रखा गया है, जिसका नेतृत्व मुख्यतः पुरुष करते हैं और पुरुषों को ही लाभ पहुंच रहा है? तो आपको पता है दलित पे ज़्यादा बात किसने करी है? शर्मिला रेगे ने, तो उन्हीं का ये कोटेशन है। नेक्स्ट है किसके अनुसार 1951 की जनगणना रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद समाज वैज्ञानिकों ने शहरी अध्ययन में वास्तविक रुचि दिखाई, जिसमें भारत में शहरी जनसंख्या की वृद्धि स्पष्ट रूप से सामने आई? तो वो है विक्टर डिसूजा, आपको पता ही है। किसने कहा कि वे जनजातियां जिन्होंने अतीत में जातिगत पहचान अपना ली थी अब उसे सामूहिक रूप से त्याग रही हैं और अपने जनजातीय स्वरूप एवं विशिष्टता को दृढ़ता से सुदृढ़ कर रही हैं? तो ये जब ट्राइबल स्टडीज़ की बात होती है और कुछ ऐसे कोटेशन आते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी रहती है वर्जीनियस खाका और एस.एल. दोशी में से ही कोई होना चाहिए। तो ये जो कोटेशन है उसमें मुझे वर्जीनियस खाका की पॉसिबिलिटी लग रही है। भारत में सबाल्टर्न अध्ययन के संस्थापक कौन है? तो सबाल्टर्न अध्ययन के जो संस्थापक हैं वो हैं रणजीत गुहा। और नेक्स्ट है किसने कहा है किसान अपने इतिहास का निर्माता स्वयं होता है? तो ये जो कहा है वो भी रणजीत गुहा ने कहा है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। मीरा कौसाम्बी एवं J.E. ब्रुश के अनुसार 3 इंडो ब्रिटिश बंदरगाहों पोर्ट सिटीज़ कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में क्या सामान पैटर्न पाया गया है? तो वो पाया गया है नगरीय गंदी कच्ची बस्तियों का निर्माण, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्जीनियस खाका के अनुसार किनकी शासन अवधि में विभेदों को दर्शाने वाली तत्कालीन विद्यमान श्रेणियों जैसे धर्म, क्षेत्र, भाषा एवं जाति के एक साथ नवीन श्रेणी जनजाति को जोड़ा गया था? तो वो है ब्रिटिश शासन। अपनी पुस्तक ब्लैक फेमिनिस्ट थॉट में किसने आउटसाइडर विदिन शब्द का यूज़ किया गया था? तो वो है पैट्रिसिया हिल कॉलिंस, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। N.K. बोस के अपनी जो बुक थी द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी वो किस पर्सपेक्टिव का उन्होंने यूज़ किया है? तो उन्होंने सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव का यूज़ किया है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। किसने उल्लेख किया है कि जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों को आमतौर पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? वो हैं सुरक्षात्मक, गत्यात्मक एवं
विकासात्मक, तो वो है वर्जीनियस खाका, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा द पीपल ऑफ इंडिया पर प्रारंभ प्रोजेक्ट के अनुसार कुछ राज्यों में उनकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात न्यूनतम है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य का नाम उनमें नहीं है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यह किनका मत है कि जनजाति विक्षोभ सांगठनिक चरित्र केवल वहीं ग्रहण करता है जहां वृहद समरूपी एवं भूस्वामित्व वाला समुदाय है, जो कि सापेक्षिक रूप से एक मजबूत आधार रखता है। तो ये किसने कहा है? इसमें मुझे लग रहा है के.एस. सिंह या फिर बी.के. राय बर्मन में से कोई होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से अभी डाउटफुल है। नेक्स्ट है, मॉडर्निटी, पोस्ट मॉडर्निटी एंड न्यू सोशलॉजिकल थ्योरीज के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं एस.एल. दोशी, और ये वाली जो बुक है वो 2003 में आई है, मॉडर्निटी, पोस्ट मॉडर्निटी एंड न्यू सोशलॉजिकल थ्योरीज। तो ये बुक भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप लर्न कर लें, किसी भी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट बुक है। सन 1985 में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पीपल ऑफ इंडिया पर एक प्रोजेक्ट प्रारंभ किया था। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुल संख्या में कितने जनजातीय समुदायों को उनके समूहों एवं खंडों और साथ ही क्षेत्रीय इकाइयों का अध्ययन किया गया था? तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, 461 का किया गया था, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सभ्यतामूलक परिप्रेक्ष्य से संबंध नहीं है? तो सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव से कौन संबंधित नहीं है? वो हो जाएगा कुमार स्वामी, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किन्होंने हैदराबाद राज्य में स्थित आदिलाबाद के जनजातीय जिला में स्थित देवरा गांव, तो देवरा गांव अभी जल्दी ही पूछा गया था एमपी के एग्ज़ाम में, किसने स्टडी करी है? तो वो एस.सी. दुबे ने की है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। यह किनका मत है कि लिंग एक जीवंत यथार्थ है, जीवन के प्रत्येक चरण से संबंधित अनुभव है एवं इसलिए लिंग का समाजशास्त्र से जुड़ी विषय रूपरेखा व्यापकता के साथ सक्रिय शिक्षण में एक अनुभव बन जाती है। तो कोटेशन बहुत ही अलग पूछे गए हैं, नए नए, और ये वाला कोटेशन शर्मिला रेगे का होगा, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में जनजातियों के मध्य आज जो सामाजिक स्त्रीकरण हम पाते हैं वह जाति के स्वरूप पर नहीं है। जनजाति सामाजिक संरचना संरचनात्मक नहीं है, यह तो धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र एवं आधुनिकीकरण की शैली पर आधारित है। तो बहुत बड़े बड़े कोटेशन हैं, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और इसमें जो आंसर होगा वो एस.एल. दोशी, क्योंकि जो ट्राइबल में यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें मेनली दोशी या फिर वर्जीनियस खाका ही आंसर हो सकता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति मनुष्य आत्मा संयोजन की अवधारणा प्रस्तुत की है? नेचर, मैन, स्पिरिट, कॉम्प्लेक्स। तो ये भी अच्छा है, क्वेश्चन पूछा गया है, नया है, ये है एलपी विद्यार्थी। नेक्स्ट है, इरावती कर्वे ने अपनी किस बुक में इंडोलॉजी और नृवंश विज्ञान उपागमों का सफलतापूर्वक यूज़ किया है? तो उन्होंने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में इसका यूज़ किया है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ऐतिहासिक दृष्टि से कन्या भ्रूण हत्या व्यापक रूप में भारत के उत्तरी एवं पश्चिमी भाग में विद्यमान थी। निम्नलिखित में से भारत के राज्यों में से किस राज्य में बीना अग्रवाल ने के अनुसार यह व्यापक रूप से व्यवहार में नहीं थी? तो इसमें भी थोड़ा सा डाउट है कि क्या हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है इसमें यूपी होना चाहिए, क्योंकि इसकी तो उन्होंने फील्ड वर्क किया था यहाँ पे, और पंजाब में भी उन्होंने स्टडी करी थी, तो मुझे 4 ही लग रहा है, लेकिन कुछ चेंज हो सकता है, तो देखा जाएगा। शर्मिला रेगे के मतानुसार ब्राह्मणवाद की दासता से शूद्रों एवं महिलाओं की मुक्ति हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम को प्रसिद्ध सामाजिक सुधारकों में से एक ने प्रारंभ किया था। तो निम्नलिखित में से उस सामाजिक सुधारक को रेखांकित करना है। तो बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें हो जाएंगे ज्योतिबा फुले।
किन्होंने भारतीय ग्रामीण समुदाय को संपत्ति के आदिम साम्यवाद के अपने सिद्धांत का आधार बनाकर महत्वपूर्ण स्थान दिया? तो वो हैं चार्ल्स मेटकॉफ। किस विचारक के नेतृत्व में मुंबई में समाजशास्त्र का विकास हुआ था? तो वो हुआ था जीएस घुरिये। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जाति गतिशीलता और गत्यात्मकता को समझाने में संदर्भ समूह के सिद्धांत के उपयोग की वकालत की है? तो वो हैं वाई.बी. दामले। नेक्स्ट है, किसके अनुसार जाति एवं संयुक्त परिवार हिंदू सामाजिक संगठन के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं? तो वो है इरावती कर्वे। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन इंडोलॉजिकल उपागम से संबंध नहीं है? तो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से रिलेटेड नहीं है। घुरिये, कपाड़िया, कर्वे, ये लोग तो हैं ही, तो घनश्याम शाह हो जाएंगे ऑप्शन 4। विक्टर डिसूजा ने किस प्रकार की संरचना पर भौतिक पर्यावरण की योजना, डिजाइन और वास्तुकला के प्रभावों पर अपना अध्ययन केंद्रित किया था? तो अभी मैंने बताया था विक्टर डिसूजा का काम किस पे, शहरी सामाजिक संरचना का। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। यह किनके मत हैं? इंडोलॉजिकल स्कूल में स्वयं को रखकर हमने सर्वप्रथम यह सीखा कि भारत एक है, पारंपरिक उच्च सांस्कृतिक सभ्यता का अस्तित्व एवं प्रभाव बिना किसी प्रश्न के भारत एकता को अभिव्यक्त करता था। तो ये कोटेशन भी बहुत अलग है, और ये कोटेशन किसका है? ड्यूमो और पोकाक का। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक विषय का जनजातीय समुदायों पर खाका कमेटी द्वारा अध्ययन नहीं किया गया है? तो खाका कमेटी ने किस पे अध्ययन नहीं किया है वो आपको बताना है। तो उन्होंने भूमि अलगाव, विस्थापन एवं बाध्यतामूलक प्रवसन, इस पे अपना जो अध्ययन है वो नहीं किया है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन करने के लिए ए.आर. देसाई ने निम्नलिखित में से किस उपागम का यूज़ किया है? तो ए.आर. देसाई ने डायलेक्टिकल अप्रोच का यूज़ किया है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको मैच करना है, तो जो मजूमदार हैं उन्होंने कहाँ पर स्टडी करी है? कानपुर में। तो ऑप्शन 1 से 1 को मैच कर देंगे। उसके बाद बोपा गामित जो की जो स्टडी है वो दिल्ली में है, एन.के. बोस की कोलकाता और राजगोपालन की ग्रेटर बॉम्बे। तो ऑप्शन 1, 2, 3 ही लाइन से मैच हो रहा है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, जेंडर एंड ग्रीन गवर्नेंस, ये बुक किसकी है? तो मैंने आपको बुक वाली प्लेलिस्ट में भी बताया था ग्रीन गवर्नेंस की बात कौन करता है, और ये बुक कई बार आ भी चुकी है, यूजीसी नेट और आरपीएससी में भी आ चुकी है, तो रिपीटेड बुक है, बीना अग्रवाल की है। निम्नलिखित में से किस विचारक ने लैंगिक असमानता और संपत्ति पर नियंत्रण के बीच संबंध की चर्चा की है? तो वो हैं बीना अग्रवाल। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने तर्क दिया है कि हमें पर्यावरण समस्याओं के समाधान में महिलाओं की सहभागिता की भूमिका को मान्यता देने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे विकास और अवनति के मुद्दों पर नई समझ विकसित होगी? तो वैसे भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम पे जो ज़्यादातर बात हुई है उसमें वंदना शिवा और बीना अग्रवाल यही लोगों का रहता है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ऐतिहासिक विषय वस्तु हमें संघर्ष और जूझने के विघटनकारी प्रभावों को पुनः खोजने की अनुमति देती है, जिसे प्रकार्यवादी या व्यवस्थित विचारों पर थोपे गए आदेश छिपाने के लिए बनाया गया है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है मिशेल फूको ने। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण किसने प्रतिपादित किया है? तो वो हैं योगेंद्र सिंह। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, फूको के अनुसार विद्वतापूर्ण ज्ञान और स्थानीय स्मृतियों का वह योग जो हमें संघर्षों का ऐतिहासिक ज्ञान स्थापित करने की अनुमति देता है, वो क्या कहलाता है? तो वो है जेनियोलॉजी। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। तत्कालिक लक्ष्यों के संदर्भ में हैबरमास किस प्रकार की बाधाओं को दूर करने में रुचि रखते हैं? तो वो है फ्री कम्युनिकेशन, मुक्त संचार।
टेक्नो कैपिटलिज्म शब्द की चर्चा किसने की है? तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था अपने उसमें कि ये टर्म किसने दिया है, तो टेक्नो कैपिटलिज्म केलनर का है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से दो प्रकार के द्वितीय क्रम सेकंड ऑर्डर जो कि लुई अल्थुजर के विचारों पर आधारित हैं की चर्चा निकोट माउजलिस ने सोशलॉजिकल थ्योरी व्हाट वेंट रॉन्ग में की है? तो यहाँ पे आपको एक बुक भी पता चल रही है कि ये किसकी है, पूछी जा सकती है, तो वो इसमें हो जाएगा सामान्यता सेकंड और सामान्यता थर्ड, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रम प्रक्रिया और श्रमिक के शोषण को मार्क्सवादी सिद्धांत का केंद्र किसने माना है? तो वो है हैरी ब्रेवरमैन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखना है कौन सा मैच नहीं है, वो आपको बताना है। तो लुकिंग ग्लास सेल्फ की बात तो कूले ने की, जनरलाइज्ड अदर की बात मीड करते हैं, शिकागो स्कूल से संबंधित हैं ब्लूमर, और लेजिटिमेशन क्राइसिस की बात गॉफमैन नहीं है, बहमास करते हैं, तो ये संबंधित नहीं है, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंध है? तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जो है वो माइक्रोस्कोपिक साइड ऑफ सोसाइटी की बात करता है, सूक्ष्म दृष्टि की बात करता है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। टुवर्ड्स अ रैशनल सोसाइटी बुक के लेखक कौन है? तो ये बहुत बार पूछी जा चुकी है और इसके लेखक जो हैं वो हैं हेबरमास, और ये जो वाली जो बुक आई थी वो 1968 में आई थी, टुवर्ड्स अ रैशनल सोसाइटी, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 लेक्चर्स सोशोलॉजिकल थ्योरी सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड बुक के लेखक कौन है? तो ये तो पता ही है, अलेक्जेंडर। नेक्स्ट मैचिंग है, द एंड ऑफ हिस्ट्री किसकी है? फुकुयामा की है, तो ए में 3 हो जाएगा, ए में डी और ए में डी केवल 3 में है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो 3 करेक्ट हो जाएगा, तो हमें आंसर 3 मिल गया है करेक्ट, लेकिन इसको मैच कर लेते हैं। द क्लास ऑफ सिविलाइजेशन भी पता है, हंटिंगटन हो जाएगा। न्यू सोसाइटी कैसल्स कॉस्मोपॉलिटन पर्सपेक्टिव अल्ड्रिच बेक की है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी समुच्चय कार्ल मार्क्स के विचारों का हिस्सा नहीं है? तो वो आपको बताना है। तो उन्होंने अपर कास्ट और लोअर कास्ट की बात नहीं करी, तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह किसका विचार है कि सिमुलेशन, तो सिमुलेशन की और कोई बात ही नहीं करता है, बॉडी लार्ट करते हैं, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा कि उत्तर आधुनिक संस्कृति जनसंचार माध्यमों और विज्ञापनों से अत्यधिक प्रभावित होती है? तो ये बात किसने कही है? ये शायद स्कॉट लैश और जॉन उरी का कोटेशन होना चाहिए, तो ऑप्शन 3 लगता है, लेकिन फिर भी अभी डाउटफुल में रखते हैं इसको। नेक्स्ट जो है वो अगेन मैचिंग है, तो मैच कर लेते हैं। और द डायलेक्टिक ऑफ आइडियोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, ये किसका हो जाएगा? गोल्डनर का। होमो एकेडमिक्स किसका हो जाएगा? बोरदेव का। और मॉरल मैन एंड इमोरल सोसाइटी, ये हो जाएगा निबूहर का। और फेमिनिस्ट मिस्टिक किसका है? ये तो बेटी फ्रीडन का पता है, तो ए में हमारा है 3 और ए में 3 हमारा 2 में है और 2 में डी, तो ये हमारा 4 ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, आमने सामने की अंतःक्रिया के विश्लेषण को किसने अंतःक्रिया व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया है? तो ये है इंटरैक्शन ऑर्डर की बात गॉफमैन करते हैं, और गॉफमैन को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। कौन सी प्रकार की जो पूंजी है उसकी चर्चा बोरदेव ने नहीं करी है? तो बोरदेव ने जो नहीं करी है वो है
पॉलिटिकल कैपिटल, क्योंकि उन्होंने सोशल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल और सिंबॉलिक कैपिटल की बात करी है। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा। और इसको आप लर्न कर लीजिए, उसकी ट्रिक है SCE और उसके बाद फिर एस हो जाएगा। तो सोशल हो जाएगा, कल्चरल हो जाएगा, इकोनॉमिक हो जाएगा और फिर सिंबॉलिक हो जाएगा। मैंने इसलिए बताया क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में फिर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो ही जाता है कि कौन सा है कैपिटल कौन सा नहीं है। तो SC और उसके बाद फिर ES हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको SS और E और C करके भी आप कर सकते हैं। 2 S रहेंगे तो एक सिंबॉलिक हो जाएगा और एक सोशल हो जाएगा, फिर एक इकोनॉमिक हो जाएगा और एक कल्चरल। सांस्कृतिक पूंजी तो है ही उनका फेमस। तो ये है, इसको लर्न कर लीजिएगा। लेंस्की के अनुसार वह प्रणाली जिसके द्वारा किसी जनसंख्या के सदस्यों के बीच शक्ति, प्रतिष्ठा और भौतिक संपदा वितरित की जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वितरण मूलक प्रणाली। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। जहाँ तक प्रघटना शास्त्र एवं उसके दर्शन का सवाल है, अल्फ्रेड शूट्स की केंद्रीय दृष्टि उस दिशा पर थी जिसमें लोग अन्य की चेतना को समझते हैं, जबकि वे तो जब फिनोमेनोलॉजी की बात करते हैं तो क्या होता है, अपनी चेतना के अंदर रहकर वो दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तो अपनी स्वयं की चेतना की धारा के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किन्होंने लैंगिकता पर 2 प्राथमिक डिस्कोर्स को लेकर आर्स एराटिका एवं साइटिका सेक्सुअलिस के रूप में कॉन्सेप्ट्स दिए हैं? तो बहुत ही अलग क्वेश्चन है और ये जो दिए हैं वो फूको के हैं। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे लर्न कर लीजिएगा, कहीं आपको कन्फ्यूज़न ना हो। वैसे डिस्कोर्सेज ऑन सेक्सुअलिटी से आप कर सकते हैं। कौन सा उपागम समाज को एक व्यवस्थित, अंतर्संबंधित, अंतर्निर्भर, अनवरत, विकसित, संतुलन मुखित, समग्र, जो अंतर्निहित व्यवस्था, आवश्यकताओं अथवा प्रकारों का प्रतिनिधित्व करता है के रूप में देखता है, वो कौन है? तो वो हो जाएगा संरचनात्मक प्रकारवादी उपागम, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मैक्स वेबर के तर्क संगतता की चर्चा में नहीं है? तो उन्होंने फॉर्मल रैशनैलिटी की बात की, थ्योरेटिकल की, सब्सटेंटिव की, लेकिन इनफॉर्मल की वो बात नहीं करते हैं। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी जगह वो प्रैक्टिकल रैशनैलिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट है, मिशेल फूको ने किस पुस्तक में नवीन प्रशासनिक व्यवस्था को आज्ञाकारी शरीर, डोसाइल बॉडीज के रूप में प्रयुक्त किया है? तो बहुत ही अलग क्वेश्चन पूछा गया है, किस बुक में किया, लेकिन आप फिर भी कर सकते हैं। आज्ञाकारी शरीर की बात किस में वो करते होंगे, तो आप ऐसे गेस करेंगे तो भी कर लेंगे। डिसिप्लिन एंड पनिश में बात करते हैं, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। समाजशास्त्र में कौन सा सिद्धांत हमसे कहता है प्रचलित विचारों को वैसे ही मत मान लीजिए? यह सिद्धांत हमें ये बताता है कि उन विचारों पर क्या करिए, प्रश्न करिए। वे प्रश्न हमारी संस्कृति से कम नहीं हो सकते, हमारे देखने के तरीके हैं। इस वजह से हम विश्व का हिस्सा हैं और इस विश्व में ही हमारा पालन पोषण हुआ है। तो ये कौन है? तो फिनोमेनोलॉजी में मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीपली मैं आपको डीपली समझाया है कि क्या होता है। इपोक की बात जहाँ मैंने करी थी, और ये भी बताया था कि किस तरह से हम रियलिटी को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपने अनुभव के आधार पर उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो वही वो कह रहा है, ऐसे ही मत मान लीजिए, उस पर क्या करिए, प्रश्न चिन्ह करिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिनोमेनोलॉजी हो जाएगा। और अगर फिनोमेनोलॉजी से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर देखिएगा मेरा फिनोमेनोलॉजी का लेक्चर। उसमें मैंने शूट्स, हसरल और पीटर बर्जस सभी के आइडियाज़ को बहुत ही डिटेल में समझाया है। किस परिप्रेक्ष्य में इंडेक्सैलिटी शब्द का यूज़ होता है? तो ये तो आपका हो जाएगा एथनोमेथोडोलॉजी। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामान्य और सार्वभौमिक तरीकों की खोज करने का प्रयास करती है जिसके द्वारा लोग दुनिया को समझते हैं, वो कही जाती है? तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ से समझ जाओगे, जहाँ मेथड की बात या विधि की बात होगी वहाँ आंसर आपका होगा एथनोमेथोडोलॉजी। किसने कहा कि यह विश्व सिमुलेशन? अभी मैंने बताया था सिमुलेशन की बात और कोई नहीं करता, बोडीलार्ड और जेमसन में से ही कोई होता है, लेकिन
बोडिलार्ड है, तो बोडिलार्ड ही मेन होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किन्होंने उत्तर आधुनिकता से तरल आधुनिकता, लिक्विड मॉडर्निटी या लिक्विड, जहाँ भी वर्ड आएगा वहाँ पे आंसर आपको पता ही है, वॉमेन होगा। टेलियन बेन के का योगदान वस्तुतः आधुनिक वृहद सिद्धांतों से उत्तर आधुनिक वृहद सिद्धांतों की ओर संक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है। इस पृष्ठभूमि के साथ उस विशेषता को रेखांकित करें जो उत्तर औद्योगिक समाज से संबंध नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको वही रेखांकित करना है जो पोस्ट मॉडर्निटी से रिलेटेड नहीं है। तो वो हो जाएगा सैद्धांतिक ज्ञान के स्थान पर व्यवहारिक कौशल की उत्तरोत्तर आवश्यकता बढ़ी है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत लॉन्ग बहुत बड़ा पेपर है और इसमें अगर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो सिर्फ हम आंसर्स पे ही फोकस कर रहे हैं और इसमें जो भी आपको डाउट है वो ज़रूर बताइएगा। उत्तर दुर्खिमियन संरचनावाद से संबंध नहीं है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे इसमें हैं। तो वो है वाइको, ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र की मूल विषय वस्तु में बदलाव की घोषणा की है जो सामाजिक एक समाज के रूप से एक सामाजिक एक गतिशीलता की ओर है। तो ये कौन है? ये है जॉन उरी। निम्नलिखित में से किसने कहा शक्ति सर्वव्यापी है अर्थात शक्ति सभी अंतःक्रियाओं में पाई जाती है? ये कहा है मिशेल फूको ने। मानवशास्त्रीय प्रकार्यवाद में समस्यामूलक अभिधारणाओं में निम्नलिखित में से आर के मर्टन के अनुसार कौन सी गलत है वो आपको बतानी है। तो उन्होंने प्रक्रियात्मक एकता की अवधारणा दी है और विशिष्ट प्रकार्यवाद की अभिधारणा, ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा। और अपरिहार्यता की बात करी, सार्वभौमिक प्रकार्यवाद की अभिधारणा की भी बात करते, तो ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने उत्तर औद्योगिक समाज को विभाजित यानी डिवाइडेड सोसाइटी कहा है? तो वो है आंद्रे कोच। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया सत्य विषय और वस्तु का एक ऐसा समूह है जिसमें दोनों एक दूसरे में समाहित होते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा अडार्नो, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डेरिडा से संबंधित नहीं है? तो डेरिडा से संबंधित नहीं है डिफरेंस, डिकंस्ट्रक्शन, लेजिटिमेशन क्राइसिस मैंने बताया था, तो यही हो जाएगा। लोगोसेंट्रिज्म भी संबंधित है। हमारे कार्य करने, अनुभव करने, सोचने और रहने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? हैबिटस। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने आधुनिक विश्व को प्रत्यावर्तनी के रूप में परिभाषित किया है तथा आगे उनका तर्क है कि आधुनिकता की प्रत्यावर्तनीयता 100 के मूल्य में विस्तार लेती है तथा 100 एक प्रत्यावर्तन परियोजना बन जाता है? तो ये किसने कहा है? यहाँ पे बात जो हो रही है वो रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी की हो रही है। रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी की बात एंथोनी गिडिंग्स करते हैं, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आइडियोलॉजी एंड द आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस की बात अल्थुजर ने करी है और ये बुक भी उनकी ही है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एंथोनी गिडिंग्स के अलावा जो उस समाजशास्त्री की बात करना है जिसने इनके अलावा बात करी है स्ट्रक्चर एंड एजेंसी की, तो वो कौन है? तो वो है बोर्डे, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विलियम गुडे और पीके हंट के अनुसार तथ्यों के बीच संबंध अथवा उन्हें अर्थपूर्ण ढंग से क्रमबद्ध करने को निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं थ्योरी। स्टुअर्ट मिल के प्रयोगात्मक पद्धतियों के विवेचना संबंधी विचारों में निम्नलिखित में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है वो आपको बताना है। तो वो है मेथड ऑफ लॉजिकल कंस्ट्रक्शन, तो ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है शोध कैसे किया जाएगा इसकी रूपरेखा तैयार करने वाली एक विस्तृत योजना को कहा जाता है? रिसर्च डिज़ाइन, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। पीवी यंग के अनुसार परिकल्पना की उपयोगिता के निर्धारण में कौन सा कारक उपयुक्त नहीं है? तो इसमें कौन सा उपयुक्त नहीं है? शोधकर्ता का गहन अवलोकन, अनुशासनात्मक कल्पना एवं सृजनात्मक चिंतन, कुछ निर्मित
हुए सैद्धांतिक स्वरूप निजी बोध जो है वो इसमें उपयुक्त नहीं है। पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान के सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित विद्वानों में से यह किसने सुझाव दिया कि पद्धति शास्त्र को हमारे द्वारा विचारित किए गए विचारों को खुला स्पेस दिया जाना चाहिए तथा पद्धति शास्त्रीय मापक आलोचना के परे नहीं है। तो ये बात कही है इमेर लाकाटोस ने। नेक्स्ट है, और कोटेशन पे मुझे अभी बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करना है, आयोग क्या मानता है उसका वेट करना है। और अगर आपको वैलिड प्रूफ के साथ इसका आंसर पता है, जैसे फर्स्ट वाले पेपर में कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया है विद वैलिड प्रूफ, उन्होंने सोर्स भी बताया है पेज नंबर के साथ। तो अगर आपको भी किसी क्वेश्चन का आंसर इस तरह से पता है जो लोगों को हेल्प कर सकता है और मुझे भी, तो उसे ज़रूर बताएं, वो हम लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट है, एक अध्ययन जिसमें शोधकर्ता कुछ समय बाद बार बार क्षेत्र में आते हैं और प्रतिभागी का बार बार साक्षात्कार करते हैं ताकि विकास और परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा। तो जब बार बार उसमें आते हैं और उसका बार बार साक्षात्कार करते हैं ताकि उसमें क्या चेंज हुआ है, क्या डेवलपमेंट हुआ है, उसका एनालिसिस कर सकें, तो उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है, यह किसका मत है कि वैज्ञानिक ज्ञान का तीव्र विकास विचारों के विकास के द्वारा एवं अनुभविक अनुसंधानों के द्वारा उन्हें खंडित किए जाने के प्रयासों के द्वारा होता है। तो साइंटिफिक नॉलेज की बात मैंने बताया था कौन करते हैं, और यहाँ पे तो जो आंसर होगा वो आपका कार्ल पॉपर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पूरा जो सोशियोलॉजी का सेकंड पेपर था आरपीएससी का वो डिस्कस किया है। और ये कोई फाइनल आंसर की नहीं है, ये सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग आंसर्स जो मुझे लगा कि सही है वो मैंने शेयर किए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस में मुझे खुद भी डाउट है और कुछ क्वेश्चन हो सकता है एक दो जो बाय मिस्टेक गलत हो गए हों, तो वो आप लोग फ्री हैं बताने के लिए, और उसके लिए आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल। और आप सभी के लिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि देखने में तो बहुत आसान लग रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। पेपर बहुत अच्छा बनाया है, ऐसे ही पेपर बनना चाहिए क्योंकि ये एनालिटिकल पेपर था। तो ऐसे पेपर को करने से आप अपने आप को रिकॉल भी कर पाते हैं, एनालाइज भी कर पाते हैं कि कितना आपको याद है और कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको काम करना है वो भी आप डिसाइड कर पाते हैं। जैसे इसमें रिसर्च के काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले। मैंने आपको इम्पोर्टेंट एरियाज़ भी बताए हैं कि अगर आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मॉडल, पैराडाइम, थ्योरी और जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इस पेपर को अच्छे से कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग ये पेपर कैसा रहा वो कमेंट में बताएं, मॉडरेट रहा या हार्ड रहा या फिर बहुत आसान रहा है, और आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं अगर आपने पेपर दिया है तो। और अगर आपने नहीं भी पेपर दिया है तो भी इस पेपर को सॉल्व करके आप कितने % तक स्कोर कर पा रहे हैं वो ज़रूर बताएं। और अगर आप आरपीएससी के हैं तो अपनी कैटेगरी के साथ बताएं ताकि मेरिट का अंदाज़ा लगाया जा सके। तो हमने आरपीएससी के दोनों पेपर आपको सॉल्व करा दिया, फर्स्ट और सेकंड। आंसर की का वेट करते हैं और आंसर की आने के बाद हम एक बार जिन क्वेश्चंस में चेंज हुआ होगा उसको भी बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको थोड़ा सा भी कंटेंट रिलायबल लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।